आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल 6.10। एग्जामिन टेबल 6.1 to 6.3 and express A. The energy required to break one bond in DNA in electron volt, and B. The kinetic energy of an air molecule, that is 10 to minus 21 joule in electron volt, and C. The daily intake of human adult in kilocalories। चलिए सबसे पहले हम आंसर ए देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज गिवन इन द टेबल एंड दैट इज ई इजकल टू, मैं यहां पे इसको ई लिख रहा हूं, ई इजकल टू 10 to minus 20 जूल। इट इज गिवन 10 to minus 20 जूल। अब देखिए इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10 to minus 19 joule. So 1 joule becomes 1 upon 1.6 into 10 to minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब कि मुझे इसे 1.6 into 10 to minus 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10 to minus 20 डिवाइड बाई 1.6 into 10 to minus 19। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि टेक्स्ट बुक में नियरली इक्वल टू 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके ही दे दिया है। तो इस तरह से 10 to minus 20 जूल ये हो जाता है 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। अब ये एनर्जी ऑलरेडी आपको दे दी है और वो है 10 to minus 21 जूल, राइट। अब देखिए आगे हमने जो डीएनए की एनर्जी देखी वो 10 to minus 20 जूल थी और उसे हमने 1.6 into 10 to minus 19 से डिवाइड किया तो हमें 0.0625 मिली। यहां पे ये 10 to minus 21 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको 0.00625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। या फिर जैसे कि टेक्स्ट बुक में किया है इसे राउंड ऑफ करके आप 0.006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सॉल्व करते हैं हम सी, एन एवरेज एनर्जी कंजप्शन ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट अ डे। एक दिन में एक एडल्ट ह्यूमन जितनी एनर्जी यूज करता है वो, और उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लेकिन किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। देखिए पहले तो ये एनर्जी आपको टेबल 6.3 से मिल जाएगी और वो है 10 to 7 जूल। जी हाँ, 10 to 7 जूल अ डे। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी इज 4.2 into 10 to 3 जूल, यानी कि 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 upon 4.2 into 10 to 3 किलो कैलोरी। तो यहां पे मुझे इस वैल्यू को यानी कि 10 to 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? इसे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4.2 into 10 to 3 से। तो ये मुझे मिल जाएगा दरअसल 2380 किलो कैलोरी, ऑलराइट। बट इसे आप अप्रोक्सीमेटली 2400 किलो कैलोरी ले सकते हो जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है। तो ये हो जाती है एनर्जी ऑफ 1 ह्यूमन बीइंग पर डे इन किलो कैलोरी। अब देखते हैं एग्जांपल 6.11। एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड of 1800 kilogram, that is elevator plus passengers total kilogram, right, is moving with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. अब इसे इस फिगर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये है लिफ्ट और ये लिफ्ट अभी ऊपर की ओर जा रही है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि ये ऊपर की ओर जा रही है जिसमें
वेलोसिटी है v, और यहाँ पे v यानी कि दरअसल कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड दिया है। एक बात। दूसरा, इसका मास आपको दे दिया है, टोटल मास मिला के 1800 किलोग्राम। ऑलराइट, तो देखिए इस मास की वजह से इसे नीचे की ओर mg तो लग ही रहा होगा, ये mg। दूसरी बात कि इसे फ्रिक्शन भी लग रहा है, यहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स F दे दिया है, दैट इज 4000 न्यूटन। अब समझिए, अगर इसकी मोशन ऊपर की ओर है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, यानी कि यहां पे mg के साथ मुझे ऐड करना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f ऑल्सो। तो इस तरह से इसमें जो टोटल फोर्स है वो F इजकल टू mg प्लस स्मॉल f हो जाता है, और ये इसे नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमें इसमें पावर फाइंड करना है। देखिए बड़ा आसान है, पावर का एक इक्वेशन है हमारे पास, पावर P इजकल टू F इंटू वी, राइट। तो उसे हम यहां पे यूज करेंगे, तो मैं लिख लेता हूं पावर P इजकल टू F इंटू वी। बट F यानी क्या है इसमें, यह है mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f एंड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v। अब यहां पे m की वैल्यू आपको दे दी है 1800, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपको 4000 न्यूटन दिया है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इज ओनली 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000, है ना। 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि ये हो जाता है 44,000, दैट मच वॉट। ये पावर आपको मिल रहा है अभी वॉट में। एक ही आंसर हो गया। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हॉर्स पावर में। अब आपको पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर यानी कि 746 वॉट, यानी कि एक वॉट इजकल टू 1/746 हॉर्स पावर। तो मुझे इस 44,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 746 से, तो ये पावर आपको मिल जाएगा हॉर्स पावर में, और ये वैल्यू आएगी 58.98 हॉर्स पावर, ऑलराइट, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू है 59 हॉर्स पावर। ये हो गया 59 हॉर्स पावर, पावर का आंसर। यहां पे हमें दो आंसर मांगे थे, एक मांगा था हमें वॉट में, तो ये वॉट में 44,000 और हॉर्स पावर में 59 हॉर्स पावर। आइए अब देखते हैं एग्जांपल 6.12, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, a neutron of high speed, typically of 10⁷ meter per second, must be slowed to 10⁵ meter per second, so that it can have a high probability in interacting with isotope 92 uranium-235 and causing it to fission। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझा देता हूँ। खासतौर पे यहाँ पे हम फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या किया जाता है कि 92 uranium-235 के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है। इससे यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। इसी को कहते हैं फिशन, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी एनर्जी से ही ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा चलता है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो न्यूट्रॉन हम यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर मारते हैं, वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पे आपको दिया है कि जो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जा रहा है वो 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो अगर इसे हम स्लो नहीं करेंगे तो हमें जिस तरह से यूरेनियम का फिशन चाहिए वैसे नहीं मिलेगा। समझ रहे आप? अगर आप 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड वाले न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करोगे तो उससे जिस तरह का फिशन हमें चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। हमें इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना पड़ता है और उसकी स्पीड कम करके 10⁻³ मीटर पर सेकंड के आसपास ला देनी पड़ती है, और फिर उसे यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर अगर बम्बार्ड किया जाए तो फिशन हो जाता है। अब
प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूट्रॉन 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, उसकी स्पीड कम करके 10⁻³ मीटर पर सेकंड कैसे की जाए। इसके लिए यूज किया जाता है मॉडरेटर्स को। देखिए यहां पे लास्ट में लिखा है ये मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स यानी कि दोज हु मॉडरेट द स्पीड, जो कि स्पीड को कम कर देते हैं, उन्हें कहते हैं मॉडरेटर्स। और इसमें बेस्ट मॉडरेटर्स जो है वो है हैवी वाटर यानी कि D2O और ग्रेफाइट। आपको पता है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक स्वरूप है। तो ये दोनों जो है वो अच्छे मॉडरेटर हैं, तो इनका यूज किया जाता है। दरअसल ये दोनों इस न्यूट्रॉन को, हाई स्पीड न्यूट्रॉन को उसकी स्पीड कम करके 10⁻³ मीटर पर सेकंड पे ले आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये बात हमें कॉलिजन से दरअसल पता चलेगी। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। शो दैट द न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कॉलिजन विथ अ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम or carbon which has a mass of only a few times the neutron mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water D2O or graphite, is called as moderator. देखिए यहां पे आपको बोला है कि प्रूव कीजिए कि अगर न्यूट्रॉन को लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि ड्यूटेरियम या फिर कार्बन वगैरह के ऊपर कोलाइड किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, मींस कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो ज्यादातर इन लाइट न्यूक्लियाई के ऊपर यानी कि ड्यूटेरियम और कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि न्यूट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मतलब कि उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसकी ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाएगी, मींस कि ड्यूटेरियम या फिर कार्बन जो भी है उसको मिल जाएगी। और इसी से एक और बात भी प्रूव हो जाएगी कि ड्यूटेरियम जिसमें से हैवी वाटर बना है D2O और कार्बन जिसका एक स्वरूप ग्रेफाइट है, ये दोनों अच्छे मॉडरेटर्स हैं, यानी कि ये न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसलिए इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ही यहां पे लिखा है स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दरअसल कॉलिजन का केस है। यहां पे आपको कहा भी है, मैं कहना भूल गया, कि यहां पे जो कॉलिजन हो उसे इलास्टिक कॉलिजन मानना है हमें। न्यूट्रॉन कार्बन के ऊपर या ड्यूटेरियम के ऊपर जब कोलाइड करता है तो उस कॉलिजन को हमें इलास्टिक कॉलिजन मानना है। अब देखिए यहां पे ये कॉलिजन वन डायमेंशनल है ऐसा हम मान के चलेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो मूविंग पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, यानी कि उसका मास हम m1 लेंगे। मैं लिख लेता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज m1। हमने आगे भी m1 और m2 मास लेके इक्वेशंस लिए, इसलिए मैं यहां पे न्यूट्रॉन का मास जो है m1 ले रहा हूं। और मास ऑफ ये दूसरा जो पार्टिकल है, जैसे कि ड्यूटेरियम ले रहे हैं या फिर अगर हम कार्बन ले रहे हैं, ड्यूटेरियम और कार्बन, तो उसका जो मास है उसे हम m2 कहेंगे। याद रहे कि हमने जो वन डायमेंशनल कॉलिजन पढ़ा है उसमें जो दूसरा पार्टिकल है वो स्टेडी स्टेट में था, राइट। इसके साथ ही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन उसे हम कहेंगे v1i, राइट। पहला पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी को हम v1 कहते हैं और इनिशियल है इसलिए v1i। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अनदर पार्टिकल यानी कि ड्यूटेरियम और कार्बन जो भी हम ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे v2i।
और ये V2I 0 लेना है। याद है ना, जो दूसरा पार्टिकल था उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ली थी। चलिए अब हम लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे हम नाम दे सकते हैं K1I। तो K1I क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1I स्क्वायर। ठीक है। और अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसे ऑब्वियसली हम K1F कह सकते हैं। K1F, तो K1F क्या हो जाएगा, 1/2 m1 एंड v1F स्क्वायर। अब यहां पे हमें v1F का इक्वेशन पता है, उसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखिए, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में जो v1F का इक्वेशन था वो इस तरह से था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1I। तो इसे हम स्क्वायर करके यहां पे रख देंगे v1F की जगह पे। तो देखिए, अब ये इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं यहां पे, दैट K1F इज इक्वल टू 1/2 m1 v1I स्क्वायर। देखिए मैंने स्क्वायर कर लिया है, और यहां पे आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1, K1I का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1, और ये K1F का जो इक्वेशन है इसे कह देता हूं इक्वेशन 2। अब हम लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी। मैं लिखता हूं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द fractional kinetic energy of neutron इसे हम नाम देंगे F1 करके। तो ये F1 इक्वल टू हो जाएगा K1F अपॉन K1I। आप समझिए, देखिए K1I जो है वो न्यूट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और K1F जो है वो न्यूट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनली न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो है K1F अपॉन K1I, जिसे हमने कहा है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, टेक्स्ट बुक में गलती से इसे फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ऐसा लिखा है, यानी कि न्यूट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी उसका फ्रैक्शन लिखा है। बट आप समझ सकते हो कि ये बात सही नहीं है। दरअसल ये बची हुई एनर्जी है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है वो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन है, राइट। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुटअप कर दें, आप देखिए इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए, इन दोनों में 1/2 m1 v1I स्क्वायर कॉमन है, तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ ये ब्रैकेट। तो ये F1 आपको मिलेगा इस तरह से, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड होल स्क्वायर। ये बचेगा F1 के तौर पे, राइट। अब हम आगे लिखते हैं, नाउ द fractional kinetic energy gained
by the moderating nucleus. Moderating nucleus, जैसे कि ड्यूटेरियम और कार्बन जो भी आपने लिया है, इसे हम कह देंगे F2 करके, ठीक है। और ये F2 का इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा K2F अपॉन K1I, यानी कि जो दूसरा पार्टिकल है, यानी कि कार्बन या फिर ड्यूटेरियम जो भी है, वो दूसरे पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय न्यूट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो रेशियो है वो हो जाता है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द मॉडरेटिंग न्यूक्लियस। ये मॉडरेटिंग न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है, उसका रेशियो हम ले रहे हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द मॉडरेटिंग न्यूक्लियस। याद रहे कि मॉडरेटिंग न्यूक्लियस पहले तो स्टेडी स्टेट में था, उसकी वेलोसिटी V2I 0 थी, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि K2F तो हमें पता नहीं है ना, तो फिर F2 कैसे मिलेगा? इसके लिए एक और इक्वेशन है हमारे पास। हियर F2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस F1। देखिए ये इक्वेशन कैसे आया ये समझाने के लिए पहले मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 1। जरा इसको समझ लीजिए। देखिए ये F1 क्या है? F1 है कॉलिजन के बाद न्यूट्रॉन की फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, यानी कि न्यूट्रॉन के पास बची हुई काइनेटिक एनर्जी। और F2 क्या है? कॉलिजन के बाद जो दूसरा पार्टिकल है, यानी कि जो मॉडरेटिंग पार्टिकल है, उसकी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी किसके बाद की है? कॉलिजन के बाद की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो, यानी कि कॉलिजन के बाद न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन और कॉलिजन के बाद मॉडरेटिंग पार्टिकल या मॉडरेटिंग न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन, इन दोनों को ऐड कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 हो जाता है ना, 1 यानी कि 100% काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो इसी इक्वेशन में से ये बना है F2 इजकल टू 1 माइनस F1। देखिए ये फ्रैक्शन है इसलिए यहां पे 1 आ रहा है, अगर हम इसे परसेंटेज में ले ले तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि 100% आ जाएगा। एनीवेज अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम F1 का इक्वेशन डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, हमारे पास F1 का इक्वेशन है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की जगह पे मैं दोनों को अलग अलग ब्रैकेट करके स्क्वायर कर रहा हूं इस तरह से। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि मिल जाएगा 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड होल स्क्वायर। ये मिल गया आपको F2 का इक्वेशन, ठीक है। पहले मिला है हमें F1 का इक्वेशन जो कि है, इसे मैं नंबर दे देता हूं नंबर 3, और ये मिला है हमें F2 का इक्वेशन जिसे नंबर दे देता हूं नंबर 4। अब देखिए, अब हम न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम के केस में और न्यूट्रॉन और कार्बन के केस में M1 M2 की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में डालेंगे। इसमें आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए F1 से आपको ये पता चलेगा कि न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बचती है, और F2 से ये पता चलेगा कि जो मॉडरेटिंग न्यूक्लियस आपने लिया है उसके पास कितनी एनर्जी बचती है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बचती है, ठीक है। तो पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर ड्यूटेरियम। पहले हम ड्यूटेरियम के केस में इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं। देखिए यहां पे M2 जो है वो ड्यूटेरियम का मास होगा, राइट। तो ड्यूटेरियम का जो मास है वो न्यूट्रॉन से डबल है, यानी कि M2 विल बी इक्वल टू 2M1। समझिए, ड्यूटेरियम जो है वो दरअसल हाइड्रोजन का आइसोटोप है,
और उसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट 2 न्यूट्रॉन जितना हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ड्यूटेरियम का जो मास है वो ऑलमोस्ट 2 न्यूट्रॉन जितना हो गया। तो मैं ये लिख रहा हूं कि M2 यानी कि ड्यूटेरियम का जो मास है वो डबल है किससे? न्यूट्रॉन के मास से, यानी कि M1 से। तो M2 इक्वल टू 2M1 हम इस इक्वेशंस में लेंगे। तो अब हम पहले F1 का इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखिए F1 में आपको लेना है M1 माइनस M2, बट M2 कितना है यहाँ पे? 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, और M2 की जगह पे 2M1 वापस लिख रहा हूं, एंड होल स्क्वायर। तो आप समझिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो माइनस M1 होगा, बट ऊपर स्क्वायर है तो वो M1 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो 3M1 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 9M1 स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से M1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/9। तो F1 जो है वो आपको मिल रहा है 1/9, यानी कि ये हो जाएगा कुछ 0.11 जितना। तो इससे अगर हम परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाता है 11%, यानी कि कॉलिजन के बाद न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी बची है उसका फ्रैक्शन है 0.11, और परसेंटेज की बात करें तो वो है 11%। अब इसी से हम F2 भी फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि F2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस F1, दैट मीन्स इट इज 1 माइनस 0.11, एंड सो F2 विल बी इक्वल टू 0.89, है ना। और इसे अगर हम परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा 89%। तो इस तरह से आपको मॉडरेटिंग न्यूक्लियस यानी कि यहाँ पे ड्यूटेरियम, उसकी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.89, और परसेंटेज में बात करें तो 89% जितनी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि न्यूट्रॉन जो था वो 100% काइनेटिक एनर्जी लेके आया था, लेकिन कॉलिजन के बाद उसके पास सिर्फ 11% जितनी ही काइनेटिक एनर्जी बचती है, और 89% काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाती है मॉडरेटिंग न्यूक्लियस यानी कि ड्यूटेरियम को। तो इसका मतलब कि ड्यूटेरियम एक अच्छे मॉडरेटर का काम कर रहा है, उसने न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर दिया, न्यूट्रॉन को मॉडरेट कर दिया। अपॉन यहाँ पे M1 प्लस 12M1 और इस पूरे का स्क्वायर। तो इससे ये आपको मिल जाएगा 11 स्क्वायर जार 121 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर जार 169। तो ये हो जाएगा 0.716, यानी कि F1 जो है वो 0.716 है। अगर हम इसे परसेंटेज में ले लें तो F1 विल बी इक्वल टू 71.6%। ठीक है,
तो अब इसी पे से हमें F2 भी मिल जाएगा। F2 इजकल टू 1 माइनस F1, यानी कि 1 माइनस 0.716, तो ये हो जाएगा 0.284। इसे परसेंटेज में ले लें तो आपको F2 मिल जाएगा 28.4%। 28.4%। तो देखिए F1 जो है वो 71.6% मिल रहा है और F2 जो है वो 28.4% मिल रहा है। यानी कि कॉलिजन के बाद न्यूट्रॉन के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी में से 71.6% जितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, जबकि 28.4% जितनी काइनेटिक एनर्जी दरअसल कार्बन को मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो F1 F2 के ये जो परसेंटेज दिख रहे हैं उसके मुताबिक तो क्लियर कट लग रहा है कि अच्छा मॉडरेटर तो दरअसल ड्यूटेरियम है, क्योंकि ड्यूटेरियम ने ऑलमोस्ट 89% जितनी एनर्जी न्यूट्रॉन से ले ली, जबकि कार्बन जो है वो 28.4% जितनी एनर्जी न्यूट्रॉन से ले रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों ही अच्छे मॉडरेटर तो है ही, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर तो हो ही रही है, राइट। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि ये दोनों ड्यूटेरियम और कार्बन अच्छे मॉडरेटर्स हैं। देखिए एक बात यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन लिया है वो वन डायमेंशनल केस में, और वो भी हेड ऑन कॉलिजन मान के लिया है। समझिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने जो पूरी वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन की थियरी समझी है उसमें हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे, तो उसमें हमने ऐसा माना है कि जो न्यूट्रॉन है उसका सेंटर सीधा ही सामने जो मॉडरेटिंग न्यूक्लियस है उसके साथ कोलाइड हो रहा है। सेंटर टू सेंटर एक ही लाइन पे न्यूट्रॉन जा रहा है, तो इससे जो कॉलिजन होता है वो हेड ऑन कॉलिजन कहलाता है। ये समझ में आ रहा है? जब एक पार्टिकल का सेंटर दूसरे पार्टिकल के सेंटर की ओर वन डायमेंशन में जाता है तो जो कॉलिजन होता है उसे कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो ऐसा हेड ऑन कॉलिजन मान के हमने दरअसल ये F1 और F2 के इक्वेशंस लिए। बट इन प्रैक्टिस याद रखिए कि इन प्रैक्टिस सभी कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन नहीं होते हैं, इसलिए ये जो वैल्यूज हमें यहाँ पे F1 और F2 की मिली है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस इन प्रैक्टिस तो आ ही जाता है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 6.13। कंसिडर द कॉलिजन डिपिक्टेड इन फिगर टू बी बिटवीन two billiard balls with equal masses m1 is equal to m2. The first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle theta 2 is equal to 37 degree. Assume that the collision is elastic and that friction and rotational motion are not important, then obtain theta 1. देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दोनों के मास आपको सेम लेना है, m1 इज इक्वल टू m2, राइट। और दूसरा थीटा 2 आपको ऑलरेडी दे दिया है, वो है 37 डिग्री, और आपको फाइंड करना है थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे दो बिलियर्ड बॉल है, एक बिलियर्ड बॉल जैसे कि यहाँ पे दिखा है v1i जितनी वेलोसिटी से आ रहा है और दूसरे स्टेशनरी बिलियर्ड बॉल के ऊपर कोलाइड कर रहा है। आपको पता है कि हम m2 की वेलोसिटी यानी कि v2i इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इस तरह से ये टू डायमेंशनल और इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, ऐसा आपको सोचना है दो बिलियर्ड बॉल के बीच में। अब आगे ये कहा है कि जो बिलियर्ड प्लेयर है उसे ये जो दूसरा बॉल है m2 मास वाला, उसे यहाँ पे जो पॉकेट है उसमें सिंक करना है। ये पॉकेट 37 डिग्री पे है, यानी कि थीटा 2 एंगल जो है वो 37 डिग्री आपको लेना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर m2 मास इस तरफ जाएगा तो m1 मास इस तरफ जाएगा, माने कि थीटा 1 एंगल पे, तो आपको वही थीटा 1 एंगल कितना है वो फाइंड करना है। ऑलराइट, अब सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लेने वाला हूँ।
तो ये इस तरह से लिखेंगे हम m1v1i वेक्टर इज इक्वल टू m1v1f वेक्टर प्लस m2v2f वेक्टर। सही है ना। यहाँ पे दूसरे बॉल की मोमेंटम मैंने नहीं ली है क्योंकि वो जीरो हो जाती है। अब देखिए m1 m2 ये दोनों तो सेम है, आपको कह दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये m1 और m2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से। वी कैन राइट दैट v1i वेक्टर इज इक्वल टू v1f वेक्टर प्लस v2f वेक्टर। अब मैं इस इक्वेशन को पूरा स्क्वायर कर रहा हूं इस तरह से, v1i वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट करना पड़ेगा, v1f वेक्टर प्लस v2f वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं समझाता हूं। देखिए ये हो जाएगा v1i स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, फिर यहां पे आ जाएगा v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर प्लस v1f वेक्टर डॉट v2f वेक्टर। देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक रीजन डाल देता हूं यहां पे, बिकॉज वेक्टर ए स्क्वायर दैट मीन्स इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर होता है, ये आपको पता है ना। तो इसी तरह से यहां पे ये वेक्टर v1i का स्क्वायर है, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में स्क्वायर हो जाता है v1i स्क्वायर। फिर यहां पे तो ये a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेना है। मैं यहाँ पे 2 लिखना भूल गया हूं, तो ये हो जाएगा 2ab। तो जब हम वेक्टर v1f का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में v1f स्क्वायर। जब हम वेक्टर v2f का स्क्वायर करेंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा और v2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो 2 वेक्टर v1f डॉट वेक्टर v2f। अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पता है कि a डॉट b यानी कि ab cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और लिखता हूं यहाँ पे v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर प्लस 2। अब ए बी कॉस थीटा वाला इक्वेशन यानी कि ये हो जाएगा v1f v2f एंड कॉस। अब देखिए कॉस थीटा में जो लिखते थे हम वो था a और b वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पे हमारे पास दो वेक्टर है v1f और v2f, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। देखिए ये v1f हो गया और ये v2f हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल है θ1 प्लस θ2, है ना। यहाँ पे हमें θ1 प्लस θ2 लेना पड़ेगा, जिसमें θ2 37 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं θ1 प्लस 37 डिग्री। तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे θ1 प्लस 37 डिग्री, राइट। और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये कॉलिजन दरअसल इलास्टिक कॉलिजन कहा है, तो हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन से 1/2 m1 v1i स्क्वायर is equal to 1/2 m1 v1f स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2f स्क्वायर। ये तीनों टर्म समझ में आ गए ना। देखिए ये है m1 मास वाले बिलियर्ड बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
ये है m1 मास वाले बिलियर्ड बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है m2 मास वाले बिलियर्ड बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पे आपको दिया है कि m1 और m2 सेम है, तो ये 1/2 m1, 1/2 m1 और 1/2 m2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे दैट v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, राइट। और इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों में ही v1i का स्क्वायर है। तो आप देखिए यहां पे राइट साइड में यहां भी v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर है और यहां भी v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ ये एक आखिरी टर्म और उसके इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2 v1f v2f एंड cos θ1 प्लस 37 डिग्री दैट ऑल इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 2v1f v2f तो 0 हो नहीं सकते, तो ये cos वाली टर्म ही 0 होनी चाहिए। तो हम फर्दर लिख सकते हैं कि भाई cos θ1 प्लस 37 डिग्री वुड बी 0, बट यहां पे 0 की जगह पे मैं लिख देता हूं cos 90, बिकॉज cos 90 भी 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं दैट θ1 प्लस 37 डिग्री इज 90, है ना। तो आ गया θ1, इसमें से θ1 क्लियरली मिल जाएगा आपको 53 डिग्री। तो इस तरह से इस कॉलिजन में जो पहला बॉल था उसका जो एंगल है θ1 वो हमें मिल रहा है 53 डिग्री। ऑलराइट, ये न्यूमेरिकल तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात जानने को मिल रही है हमें। आपने देखा कि यहां पे θ1 और θ2 ये दरअसल 37 डिग्री क्या था θ2, तो θ1 और θ2 का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है। तो इससे हमें एक बात याद रख लेनी चाहिए कि जब भी सेम मास के दो ऑब्जेक्ट में इलास्टिक कॉलिजन होता है और वो भी 2 डायमेंशनल कॉलिजन होता है, तो दोनों के जो एंगल्स हैं θ1 प्लस θ2 ये मिला के 90 डिग्री होंगे। यानी कि कॉलिजन के बाद दोनों ही एक दूसरे से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे, राइट। θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू 90 if the collision is 2 dimensional having same mass and is elastic collision। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपको साथ ही बता दूं कि इन सारे न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।